तो बच्चों आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 12th का कोर्स। यूनिट नंबर 1 है आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले मैंने सोचा था कि क्लास 11th के लिए पहले एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप कोर्स बन जाए, उसके बाद क्लास 12th के लिए बनाएंगे क्योंकि टाइम का भी थोड़ा इशू रहता है। लेकिन फिर ये सोचा क्योंकि क्लास 12th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बोर्ड्स की क्लास है हर किसी के लिए, तो उसके लिए भी एक सिस्टमैटिक कोर्स आना जरूरी है। वैसे भी लास्ट ईयर क्लास 12th का जो रिजल्ट है फिजिक्स का वो कुछ खास रहा नहीं है, तो क्यों ना हमने सोचा कि कोशिश की जाए एक सिस्टेमैटिक स्टेप बाय स्टेप बोर्ड्स ओरिएंटेड कोर्स अपलोड करने की। तो ये जो कोर्स रहेगा मेनली ये रहेगा बोर्ड्स ओरिएंटेड। जो बच्चे बिल्कुल बोर्ड्स की तैयारी जिनकी पहली प्रायोरिटी है उनके लिए ये कोर्स रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, सारी चीजें समझेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करते हो तो आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली जो चीज है, आपको नोट्स बनाने अच्छे से। आपके पास रिटन नोट्स चाहिए। जब भी आपके पेपर हों, बोर्ड्स के पेपर हों, स्कूल के पेपर हों, तो आपके पास एक रिटन नोट्स होने बहुत जरूरी अच्छे, जिन्हें आप रिवाइज करके जाओ पेपर से पहले दिन, 1-2 दिन पहले। तो आपका मेजर काम तो यहीं से हो जाता है। सेकेंड जो आपका काम है वो है कि आपने एनसीईआरटी हम करेंगे ही डिस्कस, लेकिन एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है प्लस सॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं वो करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं। और थर्ड हमने करने पीवाईक्यूज। लास्ट 7-8-10 साल के हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो या जो भी हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन हैं जो सिलेबस से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कर लें। अगर ये 3 चीजें हम कर लेते हैं तो इजीली हमारे 90 प्लस हम स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? यही चीजें आपको पढ़नी है, यही चीजें आपको रिवाइज करनी है बोर्ड्स के लिए। नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, और बार बार अच्छे से ये रिपीट करना है। क्लियर? आपको नोट्स किस तरह से मिलेंगे? जो रिटन पार्ट है वो लिखा रहेगा स्लाइड्स की फॉर्म में, यहां पर आपको लिखा रहेगा रिटन पार्ट। रिटन पॉइंट्स को हम समझेंगे कि क्या ये लाइन है, क्या इसका मतलब है, वो बिल्कुल क्लियरली लिखी रहेंगी। जो सॉल्व करने वाला पार्ट है, जैसे हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे पास डेरिवेशंस हैं, वो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा टाइम, कम टाइम में हम ज्यादा इफेक्टिवली चीजें कवर कर पाएंगे। जो रिटन पार्ट है वो रिटन रहेगा, उसको हम समझेंगे कि इस चीज का क्या मतलब है। ठीक है? और जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, नोट होंगे, वो नोट की फॉर्म में आपको दिए रहेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला यूनिट, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला यूनिट हमारा क्या है फिजिक्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसमें चार्जेस एट रेस्ट की बात होती है। चार्जेस एट रेस्ट का दूसरा नाम आपको पता है क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं इनको। स्टैटिक चार्जेस माने क्या? स्टैटिक माने रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो ये जो स्टैटिक है ये वर्ड ही रेस्ट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट या स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। ये जो स्टैटिक चार्जेस हैं, ये जो रेस्ट पे चार्जेस हैं, इनसे जो फोर्सेस अराइज होते हैं, इनसे जो फील्ड्स अराइज होते हैं, और इनसे जो पोटेंशियल्स अराइज होते हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे। और आपको पता है पहले यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं? फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। थर्ड पॉइंट क्या है? दिस यूनिट कंटेन्स 2 चैप्टर। इस यूनिट में हम 2 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे पहली चीज क्या आ गई? इलेक्ट्रिक चार्ज की। भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। क्या है? मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। भाई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है
ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के साथ हमेशा एसोसिएटेड है, इनहेरेंट है उसके साथ, वो उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कि मैटर है तो उसके साथ चार्ज होगा ही होगा। ठीक, मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अगर मैटर है तो उसके साथ चार्ज भी होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यों, हमें पता है, कोई भी आदमी अगर जिसने साइंस पढ़ी है उसको पता है कि मैटर होता है, हम कहते हैं कि एक चीज है मैटर। मैटर को हम आगे डिवाइड करते जाते हैं तो हम एटम मॉलिक्यूल के लेवल पे आते हैं, हम बोलते हैं एटम। एटम के आगे भी हम जाते हैं तो हम बोलते हैं यार एटम में ना तीन बड़े फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। कौन होते हैं ये फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैटर में, हम बोलते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तीन लोग होते हैं। हम कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर गोल गोल चक्कर मारते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं। ठीक, सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, तो कोई भी अगर मैटर है, मैटर किससे बना है, एटम से बना है, और एटम के अंदर भी क्या है, एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इस पे जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। ये क्या होता है, न्यूट्रल। माने अगर मैटर है तो एटम है, अगर एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं तो मतलब उसके अंदर क्या है, चार्जेस हैं। तो उसके अंदर क्या है, चार्जेस हैं। तो मैटर के साथ चार्जेस होते ही होते हैं, क्यों, क्योंकि मैटर के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते ही होते हैं। क्लियर। थ्री मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। और ये हमारे लिए, हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, ये हमारे लिए बड़े जरूरी पार्टिकल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पार्टिकल हैं। इनके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनके बारे में हमें मास और चार्ज का बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। हमें मास पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद ही रखना है, आपको पता ही होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। यूनिट भी बिल्कुल आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज भी आपको याद रखना है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट कौन आता है, नेक्स्ट आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg। ये भी हमें याद रखना है। इसी चीज को आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी हम 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। और चार्ज जो होता है प्रोटॉन पे, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल बराबर है, उनका नेचर अलग है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो प्रोटॉन के बारे में भी हमने ये बात कर ली। फिर हमारे पास कौन रहता है, फिर रहता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में भी कर लेते हैं बात। तीसरा कौन रहता है, न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है बच्चे, न्यूट्रॉन का हमारे पास जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितना होता है 1.674, नियरली, ये नियर वैल्यू है, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो गौर से देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम है, सिर्फ आपके पास फोर्थ डिजिट में, डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट में आके फर्क आ रहा है ना। और जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद ही होनी चाहिए, कहीं भी आपके काम आ सकती है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना, 0। क्लियर। चलिए, अब आपको ये चीज, यहां से एक चीज पता लगती है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, और इसी को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं।
और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर बिल्कुल प्रिसाइजली देखा जाए तो जो न्यूट्रॉन है ना वो प्रोटॉन से थोड़ा सा क्या है, हैवी है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा क्या है, प्रोटॉन से ज्यादा है। ठीक है, अगर बिल्कुल हम बारीकी से बात करें तो न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी है किससे, प्रोटॉन से। और नॉर्मली बात करें तो दोनों बराबर ही है, लगभग लगभग दोनों बराबर है। बिल्कुल एक्यूरेटली बात करें तो न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है प्रोटॉन से। क्लियर? तो ये बेसिक बात हमने कर ली। सेकंड क्या है, चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एज मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास 11th में आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल से। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मासेस। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चार्जेस। तो अगर जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर उसी के जैसा चलना है, बिल्कुल वैसा ही चैप्टर चलना है, उसी सीक्वेंस की तरह के टॉपिक चलने हैं और सेम चीजें बिल्कुल। ठीक है, बस मास की जगह चार्ज आना है, फोर्स का नाम बदल जाना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। माने ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे भी क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपको बताए गए होंगे कि आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज है। कितना लार्ज है, कभी अगर आपको पूछें, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इजीली, आगे फॉर्मूला बनेगा। तो लगभग लगभग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज टू पावर 42 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10 रेज टू पावर 40 के नियर बाई। कहीं बुक पे 42 हो सकता है, 40 हो सकता है, 48 हो 43 हो सकता है, 41 हो सकता है, 39 हो सकता है। ठीक है, इस रेंज में 10 रेज टू पावर 40 के आसपास ये क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक, चलो बाकी आगे कंपैरिजन पढ़ भी लेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्जेस। बच्चों टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है हमारे पास, दो तरह के चार्जेस बोलते हैं हम बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन माने बस बोल दिया कि एक चार्ज ऐसा तो दूसरा ऐसा, नेचर के हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं कि एक लेफ्ट हैंड है दूसरा राइट हैंड है, एक लेफ्ट डायरेक्शन है दूसरी राइट डायरेक्शन है, ये क्या है, कन्वेंशन। तो चार्जेस को भी वैसे ही कन्वेंशन, कन्वेंशन माने प्योर कन्वेंशन का मतलब होता है कि बोल दिया, एक को पॉजिटिव बोल दिया और एक को नेगेटिव बोल दिया। तो हमने दो तरह के चार्जेस बताए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये कन्वेंशन है। जैसे हम प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं, तो ये क्या है, कन्वेंशन है। अच्छा, दोनों का चार्ज बराबर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम कितना है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का कितना है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 प्लस 10 की पावर -90। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम है, दोनों का चार्ज बराबर है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, कन्वेंशन है। नेगेटिव पॉजिटिव हमारी कन्वेंशन है। क्लियर? मैथमेटिकली चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। जो इसका फॉर्मूला है किसका, चार्ज का, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है, मैथमेटिकली चार्ज इज करंट इनटू टाइम। ठीक है, ये भी हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या याद रखना है, रिमेंबर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट क्या है, कूलम। और जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि चार्ज क्या है, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। अब आप अगर आप एसआई यूनिट लिखेंगे तो भाई करंट का यूनिट एम्पियर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड को ही कूलम बोलते हैं। एम्पियर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम और एम्पियर सेकंड हम बोलेंगे कूलम। ठीक, चलिए आपसे 1 कूलम का डेफिनेशन भी पूछ ले तो आप इजीली बना सकते हो। किसी वायर के थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 1 सेकंड में तो हम बोलेंगे ये चार्ज 1 कूलम है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, करंट फंडामेंटल है तो करंट के लिए ए ही लिखते हैं और टाइम के लिए टी लिखते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमें याद रखना है। बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या जो प्रोटॉन का चार्ज है, ये फंडामेंटल, ये बेसिक चार्ज है, ये एलिमेंट्री चार्ज है। ठीक है, मतलब हम जो सबसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में चार्ज मानते हैं, सबसे छोटा सबसे बेसिक चार्ज वो क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमारा बेसिक चार्ज है।
क्लियर। फिर इसके बाद आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। पहला प्रॉपर्टी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। आप सबको पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अगर चार्जेस क्या हैं, सेम तरह के चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव 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 क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव 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 भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्लियर। दूसरी है एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या है बच्चे, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। एल्जेब्रिक सम, स्केलर्स का सीधा सीधा एल्जेब्रिक सम होता है। स्केलर्स के लिए कौन सा सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। क्लियर। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, ऐसे कोई भी बॉडी है, इस पे जो चार्ज है, ये कोई बॉडी है, कैसे भी हो सकती है बॉडी। इस बॉडी पे एक चार्ज है +2 कूलम, एक चार्ज है -1 कूलम, एक चार्ज है +3 कूलम। तो अगर मैं पूछूं कि बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, जो टोटल चार्ज है, तो आप क्या करोगे, इनका एल्जेब्रिक सम कर दोगे। एल्जेब्रिक सम माने ये पॉजिटिव था, सीधे सीधे सम कर दोगे पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 कूलम, पॉजिटिव का 4 कूलम आ गया। ठीक। तो किसी बॉडी पे नेट चार्ज क्या होता है, कुछ नहीं, हमने सीधा सीधा ऐड कर देना है, एल्जेब्रिक सम कर देना है उसका। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्या रहता है बच्चे, चार्ज रहता है क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड रहने का मतलब क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड रहने का मतलब है कि चार्ज जो है ना डिस्क्रीट वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे क्वांटाइज्ड मतलब जिनकी प्रॉपर वैल्यू, जैसे हम बोले माने पेन है, तो पेन हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 पेन, 2 पेन, 15 पेन, 20 पेन, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 3.5 पेन, है ना। क्वांटाइज्ड एग्जिस्ट करता है चार्ज, इसका मतलब क्या है, दैट इज चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज आपको मैंने बताया क्या है, बेसिक चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे, जो नेट चार्ज होता है, इट इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, इट इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना। एन आपका क्या हो सकता है, नीचे लिखा है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ऐसा चार्ज हमें नहीं मिल सकता कि Q इज इक्वल टू, मान लो हमें कि नेट चार्ज मिल गया Q इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ई, ऐसा चार्ज नहीं मिल सकता फ्रैक्शन में। क्लियर। तो चार्ज क्या होगा, फंडामेंटल जो होगा, फंडामेंटल चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, है ना। क्योंकि चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्जिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो हम बोलते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, जिस बॉडी से जाते हैं हम बोलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे हम समझते हैं थोड़ा सा, चलिए। चार्जिंग का मतलब क्या है, चार्जिंग का मतलब होता है बच्चे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, दो बॉडी है, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2। बॉडी नंबर 1 से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए बॉडी नंबर 2 पे, है ना। मान लो कितने गए, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बॉडी नंबर 1 पे 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हो जाएगी नेगेटिव, और बॉडी नंबर 2 पे चले गए 10 इलेक्ट्रॉन तो ये नेगेटिव हो जाएगी। बॉडी नंबर 1 से गए तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है ना, वो नंबर्स में ऐसे ही हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन गए, 5 गए, 15 गए, 100 गए, 1000 गए। ऐसे नहीं बोल सकते हम कि बॉडी नंबर 1 से बॉडी नंबर 2 में 9.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। ठीक। तो चार्ज क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है, चार्ज हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। At macroscopic level, the quantization of charge can be ignored and we can assume a continuous charge variation. जब मैक्रोस्कोपिक मतलब जब बड़े स्केल पे बात होगी, बड़े स्केल पे बात करने का क्या मतलब है, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, लार्ज स्केल पे जब बात होगी, जब लार्ज स्केल पे बात होगी तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं और हम मान सकते हैं कि जो वेरिएशन है चार्ज की वो कॉन्टिन्यूअस है। जो वेरिएशन है वो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज वेरिएशन है। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे हमारे पास जो स्टेप ई है ना, जो चार्ज ई है, ई कितना चार्ज है, ई चार्ज है ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये चार्ज क्या है, बिल्कुल छोटा है, बहुत छोटा है, ना के बराबर है। अगर हम एक कूलम, आगे हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, एक कूलम चार्ज में भी अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो ये नियरली आते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में भी, है ना। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अरबों खरबों के हिसाब से, तो हम बोलें कि यार इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या 100 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो वो वाली चीज क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है इतने बड़े स्केल पे। ठीक, ये वैसा ही है कि हमारे पास एक लाइन है, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन में आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस लाइन में कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। मैं बोलूं इस लाइन में से 2 पॉइंट्स मैंने गायब कर दिए, 2 पॉइंट्स मैंने हटा दिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट क्या गिर दिए, लाइन में से हटा दिए। तो ये 2 पॉइंट लाइन में से हटाने से हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज, देखो क्वांटाइजेशन का ये मतलब है ना, जैसे चीजें अलग अलग, जैसे ये डिस्क्रीट चीजें, अलग अलग चीजें। अगर इसमें से मैं क्या करता हूं, 2 डब्बे, अभी कितने डब्बे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 2 डब्बे गायब कर दूं तो हमें क्लियरली दिखता है कि 5 डब्बे रह गए, 5 बॉक्सेस रह गए। लेकिन अगर बॉक्सेस ही मान लो करोड़ों अरबों के हिसाब से हैं और उसमें से मैं 2 गायब करता हूं तो पता भी नहीं चलेगा कि 2 गायब हुए हैं। वैसे ही इस लाइन में अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, अगर 2 पॉइंट्स गायब किए जाएं, 100 पॉइंट्स गायब किए जाएं, तो पता भी नहीं लगेगा कि जो गायब हो रहे हैं वो 2 हुए कि 3 हुए, वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिखेगी कि भाई थोड़ा थोड़ा करके कुछ कमी आ रही है, ऐसे डिस्क्रीट नहीं दिखेगा अलग अलग से क्लियरली। ठीक, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी किसी बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है या जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन है वो हम कंटिन्यूअस मानते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये ई जो है ये बड़ा छोटी चीज है, ये ई क्या है, बहुत ही छोटी चीज है। क्लियर, तो द स्टेप ई इज वेरी स्मॉल एंड द फैक्ट दैट चार्ज कैन ओनली बी चेंज्ड इन स्टेप्स ऑफ ई कैन बी इग्नोर्ड। कि ये जो चीज है कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो गए, बड़े लेवल पे इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्लियर, अब जैसे 2 कूलम चार्ज होगा तो उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से अगर हम बोले कि 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन हो रहा है तो वो वाली चीज यूजलेस है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम आप सबको पता है, ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जो बाहरी दुनिया से जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, माने सेम रहता है। ठीक, चलिए आगे नोट क्या हमें रखना है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। चार्ज क्या किया जा सकता है, चार्ज को क्रिएट हम नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते, हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। आपने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पॉइंट्स समझने हैं। जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर इंप्लाइज मास ट्रांसफर, माने चार्ज ट्रांसफर के साथ हमेशा ही मास ट्रांसफर होता है। अगर चार्ज ट्रांसफर है तो मास ट्रांसफर भी होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो मास है, हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का भी क्या अपना मास है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं तो उनके साथ उनका मास भी इधर उधर जा रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर के साथ क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है। नंबर 3, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स। देखो इस लाइन को ढंग से समझना, चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। नेट चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नेट चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बीटा डिके। बीटा डिके क्या होता है, आप लेटर ऑन मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ोगे तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। बीटा डिके में क्या होता है बच्चों, यहां पे मैं रिएक्शन लिख देता हूं। एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में, प्लस क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये होता क्या है, देखो ऊपर वाली जो चीजें होती है ना बच्चों, ऊपर वाली चीजें आपको क्या बताती है, मास के बारे में बताती है। क्या बताती है ऊपर वाली चीजें, ऊपर मास नंबर होता है, तो ऊपर वाली चीजें मास है। एरो के लेफ्ट साइड देखो मास 1 है, एरो के राइट साइड नेट मास करो, दोनों का सम करो, ऊपर वाली चीजों का 1 है, तो मास तो कंजर्व रहा। नीचे वाली चीज आपको बताती है चार्ज। नीचे वाली चीज क्या बताती है, चार्ज। तो न्यूट्रॉन पे हमें पता है चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन का चार्ज 1 मान लें हम, ई है ना 1। तो जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, ये इलेक्ट्रॉन। बीटा डिके की रिएक्शन है ये कि एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कहां, किसमें,
प्रोटॉन में, ठीक है, जो लेटर ऑन आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो इस रिएक्शन में भी आपको क्लियरली दिखता है, देखो एरो के लेफ्ट साइड में जितना चार्ज है, कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। एरो के राइट साइड में भी नेट चार्ज कितना है, प्लस का 1 माइनस का 1, तो नेट इनको ऐड कर दो, नेट चार्ज कितना है, 0। तो बिफोर, जो भी बिफोर वाली सिचुएशन थी उसमें नेट चार्ज 0, आफ्टर वाली सिचुएशन में नेट चार्ज 0। अगर बिफोर में 100 होता तो आफ्टर में भी 100 आता। क्लियर? तो चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं। देखो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल था, उससे एक प्रोटॉन आ गया कहीं से और एक न्यूट्रॉन आ गया, एक प्रोटॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आ गई बात समझ? क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, when we say that a body is charged we refer to excess or deficiency of electrons। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। जब भी हम कहते हैं कि एक बॉडी को चार्ज किया गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, जिस बॉडी में एक्सेस वाली क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जिसमें डेफिशिएंट हो गए इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर? तो आई होप आपको फोर्थ प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी। ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल आपने ध्यान रखनी है। फिफ्थ क्या है, इनवेरिएबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी मतलब जो चीज चेंज नहीं होती है। चार्ज इज इनवेरिएबल, चार्ज चेंज नहीं होता है। चार्ज को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। माने जो चार्ज रेस्ट में था, अगर रेस्ट में चार्ज 1 कूलम है तो मोशन में भी चार्ज 1 कूलम ही होगा। चार्ज को रेस्ट और मोशन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों जो हमारे बाकी पैरामीटर्स हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास, जैसे लेंथ, जैसे टाइम, ये जो चीजें हैं ये मोशन के साथ वेरी करते हैं। किसके साथ? मोशन के साथ ये वेरी करते हैं। डे टू डे के मोशन के साथ वेरी नहीं करते हैं, लेकिन आगे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जब बात करते हैं कि अगर स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो ये मास, लेंथ और टाइम वेरी हो जाता है ना। और इनमें रिलेशन भी होता है, लेटर ऑन आप पढ़ोगे भी हायर क्लासेस में। मान लो किसी बॉडी का रेस्ट मास, रेस्ट मास का क्या मतलब होता है कि जब बॉडी रेस्ट पे थी तो उसका कुछ मास है ना, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो। और एक जो बॉडी का है वो अब एक्चुअल मास है, मान लो बॉडी है, बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका जो एक्चुअल मास आता है वो क्या होता है, m0 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। ठीक? तो बॉडी का जो मोशन का मास है और जो रेस्ट का मास है वो अलग अलग होता है। बॉडी का जो मोशन में मास है वो क्या होता है, रेस्ट मास डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v ओवर c होल स्क्वायर। अब डे टू डे लाइफ में ये v क्या है, स्मॉल है, 10, 20, 30, 50, 40 की स्पीड है। डे टू डे लाइफ में ये v क्या है, 0 ही है लगभग। c के मुकाबले c कितना होता है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 16। अब किसी चीज को तुम 100, 50, 1000 चीज को डिवाइड कर रहे हो 10 की पावर 16 से, तो वो तो 0 ही आनी है। तो डे टू डे लाइफ में ये चीज का कोई अहमियत नहीं है, तो m जो होता है वो m0 ही होता है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड हो जाए तो मास, लेंथ, टाइम वेरी करते हैं, लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता है। चार्ज क्या है, सेम ही रहता है। चार्ज इज इनवेरिएबल। ठीक? तो ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है। तो हमने चार्ज के 5 प्रॉपर्टीज पढ़े बच्चों जो आपने याद रखने। पहली चीज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दूसरी एडिटिविटी, तीसरी क्वांटाइजेशन और चौथी कंजर्वेशन और पांचवी इनवेरिएबिलिटी। तो चार्ज के हमने ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़े। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, कुछ नहीं, एक डिवाइस है जो किसी बॉडी पे चार्ज डिटेक्ट करने के लिए, कि चार्ज को डिटेक्ट करना है अगर किसी चार्ज बॉडी पे, किसी बॉडी पे, तो इसका यूज किया जाता है। ये चार्ज को डिटेक्ट करता है। क्या करते हैं, कोई चार्ज्ड बॉडी है उसको इसके ये मेटल जो ये होता है इसके साथ टच करा देते हैं। मान लो ये चार्ज्ड बॉडी है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है लेट्स से, तो ऊपर इसको टच करा दिया। अब यहां से बिल्कुल वायर होगी कंडक्टिंग वायर इस चार्ज को नीचे ले जाएगी। जो कंडक्टिंग वायर है वो इस चार्ज को कहां ले जाएगी, नीचे ले जाएगी। और नीचे गोल्ड के लीफ हैं। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही फ्लो करके जाएगा वायर के थ्रू, और इधर भी पॉजिटिव आएगा कुछ, और दूसरी वाली पत्ती पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दूसरे वाले लीफ पे भी पॉजिटिव। पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, तो ये जो लीफ्स हैं इसके ये बाहर की तरफ डाइवर्ज होंगे। अगर ये कम डाइवर्ज हुए तो माने चार्ज कम है, अगर ये ज्यादा डाइवर्ज हुए तो माने चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो ये हमें क्या बताता है, इसका जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस माने कि ये कितना डाइवर्ज हो रहा है। ये जो हमारे गोल्ड के लीव्स हैं, ये जो गोल्ड लीव्स हैं
ये कितने ज्यादा फैल रहे हैं, जितना ज्यादा इनमें डाइवर्जेंस होगा, जितना ज्यादा एंगल बनेगा उतना बड़ा चार्ज है, कम एंगल बनेगा तो कम चार्ज है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज का हमें आइडिया हो जाता है इससे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि चार्ज कितना है, 1 कूलम है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Q की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 कूलम है। ठीक, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने माने n निकालना है। हमें पता है Q क्या होता है, n इंटू ई होता है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। n कितना होगा, Q अपॉन ई। क्लियर? जब भी n निकालते हैं तो आपको साइन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी चीज का नंबर पॉजिटिव ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि -10 इलेक्ट्रॉन या -50 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमें साइन का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 कूलम डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जब ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे बच्चों, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 की पावर 18। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पता है, 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, उसमें से एक 10 इधर एडजस्ट कर लिया हमने, फिर नीचे डेसिमल हटाया तो 2 जीरोस आ गए। और आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू बहुत स्टैंडर्ड है, आपको याद भी रख लेनी है। 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, मैंने शुरू में आपको आई थिंक बताया भी है ना, यहाँ कहीं मैंने आपको ये वैल्यू बताई भी थी पीछे। ठीक है, ये तो ये वैल्यू आपको याद भी आप रख सकते हो, है ना, कि एक कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर कंटेनिंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर है, उस पे कितना 250 ग्राम पानी है। अगर उसमें 250 ग्राम पानी है तो कहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है। तो पहले तो पानी की बात हो रही है और पानी का मास दिया हुआ है 250 ग्राम। बच्चों वाटर को हम क्या लिखते हैं, वैसे H2O लिखते हैं। और ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है। और अगर इस एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, अगर इसमें एक मॉलिक्यूल में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पानी के, वो कितने होंगे, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे 10। और इतने ही प्रोटॉन्स होंगे। एक मॉलिक्यूल वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही प्रोटॉन होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आई होप आपको कैलकुलेट करने आते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन में 2 हो गए, ऑक्सीजन में 8 हो गए। क्लियर? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, जो कि बराबर ही आना चाहिए। ठीक, वाटर है कितना, वाटर है 250 ग्राम। तो बच्चों हमारे पास जो वाटर होता है, इसका अगर मैं मोलर मास की बात करूं, वाटर आप इसके अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो वो कितना होता है 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना होता है 18 ग्राम। मोलर मास कितना होता है इसका, 18 ग्राम। और अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 250 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर ली, है ना। चलिए, एक मोल जो होता है ना, एक मोल में आपको पता है Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होते हैं। आपने थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट जरूर +1 में पढ़ा होगा। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स माने एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। माने एक मोल की अगर बात करें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब हमारे पास कितने मोल्स हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, ये। ठीक, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल्स में कितने, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहां से लिखते हैं, चलो आगे लिख देते हैं यहां पे। तो टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल वो कितने आ जाएंगे, 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही प्रोटॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल कितने हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में होते हैं 10, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 10 हो जाएंगे।
है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं तो 10 से कर दो मल्टीप्लाई, प्रोटॉन्स करने हैं तो 10 से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे वो कितने होंगे? 10 इंटू 250 इंटू 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आ गई बात समझ? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माने ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है अभी। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? हम सब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, इतने तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये क्या आ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हर किसी को पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो टोटल जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो टोटल क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव भी इतना ही होगा, बस नेगेटिव हटा देना आपने। या मैग्नीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव भी सेम ही होगा। टोटल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन भी बराबर है। तो एक कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू, एक सेकेंड, है ना, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर, यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन। ठीक, तो जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा टोटल, क्या? नेगेटिव चार्ज जो आ जाएगा टोटल वो कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये टोटल नेगेटिव चार्ज है और यही इक्वल होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज के भी। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो वैल्यू वाइज तो दोनों चार्ज क्या होंगे? सेम ही होंगे। ठीक, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन मकसद नहीं है हमारा, हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना। आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो, इसकी रफ वैल्यू कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हो। जैसे आप क्या करोगे, 19 है पावर और ये 23 है, 23 हो गया और ये 24 हो गया, 25 हो गया, 19 और 25 आपने देखो 23, 24 और 25, तो 25 में से 19 गया, कितना आ गया? 6 पावर आ गई। ठीक, बाकी चीजें ऐसे ही लिखो, 1.6 इंटू 25 ओवर 18, 1.6 25 बाई 18 इंटू 6.022। ठीक है, 6.022। चलिए लिख ही देते हैं यहाँ पे। तो आप इजीली इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 25 by 18 into 6.022 into 10 raised to power 6। ठीक, इस चीज को आप थोड़ा सॉल्व कर लोगे, 1.6 को लिख दोगे 16/10 और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ समथिंग x इंटू 10 रेज टू पावर 7 या 10 रेज टू पावर 6 में कुछ आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव, हमने जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 250/18 और हमें पता है एक मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमें पता है, उतने से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया और उतना ही क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, हालांकि ये पिछला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में ही है, ये भी आपका क्या है? एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये भी आपका एनसीईआरटी में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में आ भी जाता है एनसीईआरटी में। ठीक, A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of this, है ना। पॉलीथीन को किससे रब किया गया? पॉलीथीन को वूल से रब किया गया और पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, माने वूल पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉलीथीन के पीस को वूल से रब किया गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, माने वूल पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। और वो नेगेटिव चार्ज आ कितना गया? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो हमें क्या गिवन है? हमें Q गिवन है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से कि हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 7। ये मैग्नीट्यूड गिवन है और है ये नेगेटिव, है कैसा? नेगेटिव।
एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ट्रांसफर कैसे होता है आपको पता है, जिसपे नेगेटिव आया उस पे इलेक्ट्रॉन्स आए और जिसपे पॉजिटिव आया उससे इलेक्ट्रॉन आए। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, इलेक्ट्रॉन गए वूल से, इलेक्ट्रॉन कहां गए वूल से, वूल से पॉलिथीन पे। ठीक, चलो तो हमें पता है Q इक्वल टू एन ई होता है, तो यहां से हम n निकाल लेंगे, n कितना आ गया Q अपॉन ई, सेम पिछला क्वेश्चन। तो आप n इजीली कैलकुलेट कर लोगे, 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये n की वैल्यू आपकी आ जाएगी इजीली 30/16 इंटू 10⁻12, और 7 कितना होता है 19, 12। क्लियर, तो n की वैल्यू आ गई नियरली 1.875। आप इसको कट कर सकते हो, 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे कहां से कहां, फ्रॉम विच टू विच होंगे, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। किस में जाएंगे, क्योंकि पॉलीथीन पे नेगेटिव आ रहा है तो उस पे आ रहे हैं, तो कहां जाएंगे ये, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फिर कहता है इज देयर मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ये आपका ए पार्ट था। बी पार्ट में देखिए बिल्कुल यस मास ट्रांसफर होगा। मैंने आपको क्या बोला, जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है। जब भी हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है, जब भी क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर इंप्लाइज मास ट्रांसफर। तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास ट्रांसफर भी होगा। कितना मास ट्रांसफर होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो मास ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, n। तो मास ट्रांसफर कितना हुआ, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास आपको कितना बताया 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.875 इंटू 10⁻12। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 10 वाली 10 पावर्स को क्या कर लो, एक साथ कर लो, 31 21 20 19। ठीक, तो ये कितना आ गया 19 आ गया, 10 की पावर 19 kg, और इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लो तो कुछ ना कुछ ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, जो भी आ जाएगी, x लिख दिया मैंने, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 9.1 इंटू 1.87, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपने लिख दिया। लेट से वो वैल्यू आ गई 2.3 1.7 कुछ भी वैल्यू आ गई, तो दैट 1.6 और 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 kg, सॉरी माइनस, प्लस नहीं, -19 kg है ना, माइनस का 31 और प्लस का 12, तो -19 kg। तो ये आपका मास ट्रांसफर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमने पढ़ ली बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ न्यूमेरिकल्स भी। ठीक, इसके बाद है हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए मेथड ऑफ चार्जिंग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग के हमारे पास 3 तरीके हैं। क्या क्या, पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। फर्स्ट क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। जब भी दो चीजों को रब करते हैं हम, दो चीजों को फ्रिक्शन का मतलब रब करना, जब भी दो चीजों को रब करते हैं आपको पता है फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कहीं भी फ्रिक्शन हो रहा है तो मतलब वहां पर चार्जिंग हो रही है। जैसे बुक में आप पढ़ते हो कि जब ड्राई हेयर से कॉम्ब को क्या करते हैं हम, पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है, चार्जिंग हो जाती है। जब आप स्केल को रब करते हो फिर वो छोटे छोटे पीसेस कागज के क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो रब करने से चार्जिंग आती है, इजी है। रब करने से क्या होती है, थर्मल एनर्जी पैदा होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है, और इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एनर्जी मिलती है तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब भी दो चीजों को हम रब करते हैं, दो चीजों को हम रब करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके क्या कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं। जिस पे चले जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है, जिससे चले जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, एग्जाम्पल भी है बुक में भी आप देखोगे, चार्जिंग जो चार्जेस होते हैं वो बाई कन्वेंशन लिखे जाते हैं। ग्लास रॉड को जब रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ से तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मान लो ये ग्लास रॉड ही थी थोड़ी देर के लिए, और ये क्या था, सिल्क क्लॉथ था। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमारे कन्वेंशन है, और भी कई सारे पेयर आपको बुक में दिए रहते हैं। क्लियर, तो फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस क्यों होती है, ये बिल्कुल आसान है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी लेते हैं और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं रब करने के दौरान।
नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई टच। कंडक्शन का मतलब है जब एक चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज्ड बॉडी से हम टच करते हैं तो क्या होती है, उसकी चार्जिंग हो जाती है। ठीक, चार्जिंग बाई कंडक्शन का सिंपल सा मीनिंग है कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है। ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। ये क्या है, ये कोई मान लो मेटल है ना, मेटल का कुछ भी, मेटल स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है आपका। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग क्यों, ताकि चार्ज नीचे ट्रांसफर ना हो जाए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब ये न्यूट्रल है, ये मेटल स्फीयर कैसा है, अभी ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। जब इसके साथ मैं किसी चार्ज्ड बॉडी को टच करता हूं, इसके साथ मैं क्या करता हूं, किसी चार्ज्ड बॉडी को टच करता हूं ऐसे, ये कोई चार्ज्ड बॉडी है, लेट्स से ये जो चार्ज्ड बॉडी है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो। तो अब क्योंकि मेटल की चीज है तो इस पे चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, इसमें चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। फिर मैंने क्या किया, इस मेटल बॉडी को हटा दिया, वो चार्ज्ड बॉडी को हटा दिया, ये थी हमारी चार्ज्ड बॉडी, ये क्या थी, चार्ज्ड बॉडी। जब एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ टच करते हैं तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, वो भी हो जाती है हमारी चार्ज्ड। ठीक, वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और उस पे सेम चार्ज आ जाता है जो चार्ज्ड बॉडी पे होता है। तो न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। जब एक चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और न्यूट्रल बॉडी पे वही चार्ज आता है जो चार्ज्ड बॉडी पे था। चार्ज्ड बॉडी पे पॉजिटिव था तो न्यूट्रल पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर, ये बिल्कुल आसान सी बात है। समझने वाली चीज क्या है, देखो, चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज विल बी ऑफ सेम नेचर, ये तो चलो बात हो गई, ये हमने समझ भी लिया, ये वाली चीज हमने पढ़ ली। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ आइडेंटिकल बॉडीज, ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब भी आइडेंटिकल बॉडीज होंगी, आइडेंटिकल का क्या मतलब है, आइडेंटिकल का मतलब है शेप, साइज, मटेरियल सब कुछ सेम है। जब दो बॉडीज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मान लो हमारे पास एक जो है मेटालिक स्फीयर है और दूसरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही स्फीयर है, हमारे पास एक ही मेटालिक स्फीयर है लेट्स से। अब ये मेटालिक स्फीयर जैसा भी है, न्यूट्रल जो है, मान लो न्यूट्रल, जो दूसरा मेटालिक स्फीयर इससे टच किया वो भी बिल्कुल सेम ही है, सेम मेटल का, सेम नेचर का, सेम शेप का, और इस पे अगर मान लो चार्ज था 8 कूलम प्लस 8 कूलम, इसको टच किया न्यूट्रल बॉडी को, ये था चार्ज्ड और ये था न्यूट्रल, तो क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर होंगे। जब हमने सेपरेट कर दिया दोनों को तो दोनों पे कितना आएगा, 4 कूलम 4 कूलम, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, जब बॉडीज कैसी होंगी, आइडेंटिकल बॉडीज होंगी। तो आइडेंटिकल बॉडीज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहता है। तीन भी टच करेंगी तो भी बराबर होगा तीनों पे। क्लियर, चलिए ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, विदाउट टच। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या है कि जैसे हमारे पास मान लो क्या है, एक ही मेटालिक स्फीयर है, ठीक, ये इसके इंसुलेटिंग स्टैंड्स है, अब मैं लिखूंगा नहीं, ये क्या है, इसके इंसुलेटिंग स्टैंड्स है ताकि चार्ज नीचे ना फ्लो करे। ठीक, ये स्फीयर नंबर क्या है, 1। एक और मेटालिक स्फीयर है, ठीक, इसके कांटेक्ट में, इस पे भी क्या है, इंसुलेटिंग है, ये है मेटालिक स्फीयर नंबर 2। इनके नियर क्या करो, इनके नियर हम क्या करते हैं, एक चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, इनके नियर क्या करते हैं हम, चार्ज्ड बॉडी ले आए, एक चार्ज्ड बॉडी हम ले आए इनके नियर। ठीक, चलो ये हम कोई चार्ज्ड रॉड ले आए, ग्लास की हो गई, किसी भी चीज की, ये रॉड जो है टच हो गई है ना, टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमने नियर रखनी है इसके। ठीक, चलो नियर रख दी, मान लो इस पे प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब प्लस वाला चार्ज बच्चे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो प्लस वाले चार्ज ने क्या किया, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा, पॉजिटिव वाला दूसरी साइड रह जाएगा, पॉजिटिव वाला
है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए बेसिकली। पॉजिटिव चार्ज जो रॉड पे था, जो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, उसने क्या किया, उस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो बिल्कुल पास आ गए यहां पर, और जो इन स्फीयर्स में पॉजिटिव है वो एक साइड सेपरेट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि चार्जेस की पोलराइजेशन हो गई, है ना, चार्जेस की क्या हो गई, पोलराइजेशन हो गई। मेटल्स में वैसे भी चार्जेस क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं, तो मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होती है। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज हम नियर लाए मेटल स्फीयर के, तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव दूसरी साइड चला गया। अब हमने क्या किया, ये दूसरे वाले स्फीयर को हटा लिया। अगले स्टेप पे क्या किया भाई, दूसरे वाले और पहले वाले स्फीयर को सेपरेट कर दो। इसको हमने हटा लिया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको हमने पहले वाले को अलग कर दिया तो इस पे क्या आ गया, उस पे नेगेटिव था देखो, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और रॉड को वापस गायब। तो ये दोनों बॉडीज जो कि न्यूट्रल थी, पहले पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, पहले ये बॉडीज क्या थी, न्यूट्रल थी, इन पे कोई चार्ज नहीं था, ये अब चार्ज हो गई। तो ये जो बॉडीज को चार्ज करना है बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर टू अनचार्ज्ड बॉडी। जब एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करते हैं, जब एक अनचार्ज्ड बॉडी को या दो अनचार्ज्ड बॉडी को, तीन हो सकती है, एक हो सकती है, जब किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी के नियर लाते हैं तो भी उसको चार्ज किया जा सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के, अनचार्ज बॉडी बोलो या अनचार्ज सिस्टम के नियर लाओ और उसको चार्ज कर दो, तो इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमें कुछ चीजें, क्या एक चीज खासकर ध्यान रखनी है, एक जो न्यूट्रल बॉडी है इट अट्रैक्ट्स अ चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज। एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज्ड बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्लियर, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे, एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करती है। मान लो हमारे पास, जैसे ये पहले वाला ही केस था, हमारे पास एक स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर है, ठीक है, बड़ा सा हमने स्फीयर बना लिया एक मेटल का, और ये इसका इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक, इसके पास ये मेटालिक स्फीयर जो भी है, इस मेटालिक स्फीयर के पास हम लाए एक चार्ज्ड बॉडी, मेटालिक स्फीयर के पास क्या लाए हम, एक चार्ज्ड बॉडी, ये, और इस पे क्या है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज को अगर नियर लाएंगे न्यूट्रल बॉडी के, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, और ये क्या है, चार्ज्ड है। एक चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये हमने समझना है। जब चार्ज्ड बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो हमें पता है पोलराइजेशन होगी, क्यों, कंडक्टर्स के पास दुनिया भर के फ्री चार्जेस हैं, तो नेगेटिव क्या आगे, नेगेटिव आगे पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव है वो रह गए दूसरी साइड, हो गया पोलराइजेशन, हो गए सेपरेट। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव में, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी। और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इनमें क्या होगी, रिपल्शन। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक हैं तो उनमें अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर हैं उनमें रिपल्शन वीक होगी। तो अट्रैक्शन स्ट्रांग है, रिपल्शन वीक है, तो माने नेट क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई। क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है यहां से, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है रिपल्शन से। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर, तो एक न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट करती है किसको, एक चार्ज्ड बॉडी को। क्लियर, चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का। हमने क्या पढ़ा इसमें बच्चे, हमने पढ़ा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जिसमें हम फोर्सेस, फील्ड्स और पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। दो यूनिट्स पढ़े, दो चैप्टर्स पढ़ेंगे सॉरी इस यूनिट में हम।
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स हमने स्टार्ट कर दिया, इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमने समझ लिया, ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर। फिर हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिए बाय कन्वेंशन, क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बेसिक फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ लिए कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, और एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ ली कि चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या चीज है, एडिटिविटी, चार्ज किस तरह से ऐड होगा, क्वांटाइजेशन क्या है। फिर हमने नोट पढ़ लिया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है वो भी हमने पढ़ लिया। चार्ज ट्रांसफर जब भी होगा, मास ट्रांसफर होगा तब, ठीक है। फिर हमने इनवेरिएबिलिटी पढ़ ली कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इनवेरिएबल होता है, उसको स्पीड, रेस्ट, मोशन इन सबसे कोई मतलब नहीं है। फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है वो हमने देख लिया। आफ्टर दैट हमने क्या किए, तीन न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए बेसिक, कि हमें कैसे इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हमसे न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जा सकता है। ठीक। फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद हमने क्या पढ़े, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ लिए कि तीन तरह के मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, और इनको हमने समझ लिया। तो यहां तक आपने पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्स फोर्स। ठीक है, चलिए।